गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो लास्ट लेक्चर में हमने चैलेंजेस ऑफ मेक इन इंडिया तक कवर कर लिया था। आगे हम आज करते हैं कवर। अभी तक हमने पढ़ा मेक इन इंडिया क्या है, क्या क्या चैलेंजेस आए गवर्नमेंट के आगे, क्या क्या फीचर्स थे मेक इन इंडिया के। अब हम पढ़ेंगे कि क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए फॉर मेक इन इंडिया, क्या उन्होंने चीज़ें करी टू मेक इट अ सक्सेसफुल कैंपेन। सो स्टेप्स taken by government for make in India। तो इसमें सबसे पहला स्टेप हमारे पास था ईजिंग द पॉलिसीज एंड लॉज। सबसे जो मेन चीज़ यहाँ पे गवर्नमेंट ने करी वो था कि जो पॉलिसीज़ थी, जो लॉज थे रिलेटेड टू एस्टेब्लिशमेंट एंड रनिंग ऑफ अ बिजनेस, वो गवर्नमेंट ने यहाँ पे थोड़े से इजी गोइंग करे, उन्हें थोड़ा सा हार्ड, पहले बहुत हार्ड हुआ करते थे वो, उन्हें उतना हार्ड ना रह कर उनको लिबरल करा, पॉलिसीज़ जो है उनको बहुत इजी गोइंग करा, जिससे कि लोग जो बाहर की कंपनीज़ हैं वो यहाँ पर आएँ और मैन्युफैक्चर कर सके। जैसे कि कुछ इंडस्ट्रीज़ थी जो जिनके लिए प्योरली बैन किया हुआ था इंडियन गवर्नमेंट ने कि वो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती। जैसे फॉर एग्जांपल था डिफेंस प्रोडक्ट्स जो आपके होते हैं, डिफेंस के लिए आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते थे वो इंडिया के अंदर पहले अलाउड नहीं था। बट विद मेक इन इंडिया गवर्नमेंट ने उस चीज़ के लिए भी विद अ लाइसेंस उन्होंने ये इजी करा और मैन्युफैक्चरिंग खोल दी गई, फ्री कर दिया गया। टाइम लिमिट ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस हैज़ बीन रेज्ड टू 3 years। इंडस्ट्रियल लाइसेंस जो है उसका जो टाइम लिमिट है उसको भी बढ़ाया गया, उसको रेज किया गया अप टू द 3 years। सो दीज वर सम मेजर पॉलिसीज़ एंड लॉज जो कि गवर्नमेंट ने करे, और भी चीज़ें करी जिससे कि मेक इन इंडिया कैंपेन जो है वो बहुत सक्सेसफुल रह सके। अगला पॉइंट यहाँ पे उन्होंने जो करा वो था टाइम बाउंड क्लियरेंस। टाइम बाउंड प्रोजेक्ट क्लियरेंसेस। पहले क्या होता था कि जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें तो हम अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे हम कोई भी फाइल सबमिट करते हैं तो अराउंड अब मिनिमम ये मान के चलते हैं कि 15 days to 1 month यहाँ पे लगेगा ही लगेगा काम होने में। बट जब मेक इन इंडिया कैंपेन आया तो गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी चीज़ करी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अगर मेक इन इंडिया में वो प्रोजेक्ट आ रहा है, अगर वो प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया को कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए लगाया जा रहा है तो उस प्रोजेक्ट को इन्होंने टाइम बाउंड क्लियरेंसेस देने के लिए काम करा। बेसिकली गवर्नमेंट ने कहा कि हम जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इन प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस देंगे सो दैट कि मेक इन इंडिया को एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट था गवर्नमेंट ने एक इन्वेस्टर फैसिलेशन सेल बनाया। इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेल बेसिकली कुछ लोग होते हैं जो कि गवर्नमेंट, कुछ बिजनेसेस हैं जो कि
अपना काम शुरू करना चाहती हैं, इंडस्ट्रीज़ लगाना चाहती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती हैं, बट दे डोंट हैव दैट मनी पावर विद देम। तो गवर्नमेंट ने उसको उन जैसे लोगों को हेल्प करने के लिए एक इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेल बनाया, जिससे कि वहाँ पे जा करके वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को देख सकते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स से बात कर सकते हैं, सो दैट कि अगर कोई काम ऐसा करना चाहता है तो वो इस चीज़ पे इन्वेस्टर्स उनको प्रॉपरली मिल जाए, उन्हें मनी रिगार्डिंग कोई इशू ना हो सके। नेक्स्ट पॉइंट एक और गवर्नमेंट ने करा, वो था क्रिएशन ऑफ डिजिटल नेटवर्क। जैसे कि आपको पता ही है आजकल ऑनलाइन हो गई हैं सारी चीज़ें, और विद अगर हम बात करें अभी कोविड-19 के कारण से, तो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो सब ऑनलाइन हो गई हैं। सो वही चीज़ गवर्नमेंट ने उससे पहले भी अडॉप्ट करने की सोची थी, बिकॉज आजकल जितना भी चीज़ें हैं वो ज़्यादातर आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं। आपको नॉलेज चाहिए, आपको नॉलेज ऑनलाइन मिल जाएगी। सो गवर्नमेंट भी इसी को ध्यान में रखते हुए मेक इन इंडिया को प्रमोट करा था। उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें वो चीज़ रखी कि हम जितना भी काम चाहते हैं वो डिजिटल नेटवर्क के थ्रू चाहते हैं, जिससे कि जो टाइम प्रोसेस होने में चीज़ों को लगता था, फाइल्स को इधर से उधर जाने में और ये सब होने में, वो ना लग सके। एक डिजिटल नेटवर्क इन्होंने क्रिएट करा सो दैट कि जल्दी से जल्दी काम हो सके। नेक्स्ट पॉइंट था आइडेंटिफाइंग डोमेस्टिक लीडर्स in innovation and new technology। सो बेसिकली गवर्नमेंट ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम और भी करा, जिससे कि मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाया जा सके। गवर्नमेंट ने ऐसे डोमेस्टिक कंपनीज जो कि मेजर लीडर्स हैं हमारी मेक इंडिया की, जो कि मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो मेजर मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिन्हें हम लीडर्स भी कहते हैं, उनको देखना शुरू करा कि वो कौन से हैं। और साथ ही साथ उन्होंने एक चीज़ और देखी, वो थी कि उन्होंने देखा कि इनमें से ऐसे कौन से हैं जो कि इनोवेशन में हेल्प कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी को लाने में हेल्प कर सकते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग नई टेक्नोलॉजीज़ को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प कर सकते हैं। सो दैट कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ बाहर देश में नई नई आ रही हैं, वैसे ही हमारे देश के अंदर भी वो चीज़ हो सके। सो ये काम भी गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया में करा। फिर गवर्नमेंट ने एक और काम करा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि जितनी भी बाहर से कंपनीज़ इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती थी, वो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती थी, तो वो आ करके सिर्फ एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट जो उनके लिए थी, वो थी स्किल्ड लेबर। सो उस चीज़ को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने इस पे फोकस दिया। गवर्नमेंट ने एक पूरा का पूरा नया एस्टेब्लिशमेंट करी, एक डेवलपमेंट सेल की, डिपार्टमेंट की बेसिकली, जो कि मेजरली सिर्फ यही ध्यान दे रही थी कि कैसे लेबर को स्किल्ड किया जाए। प्लस साथ ही साथ उन्होंने एक और डिपार्टमेंट बनाया, जिससे कि जो लोग
इच्छुक हैं अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाने के या अपना काम शुरू करने के लिए, तो उन्हें भी नॉलेज दी जाए कि कैसे एंटरप्रेन्योर बना जा सकता है और क्या क्या चीज़ें वो कर सकते हैं। सो ये चीज़ें गवर्नमेंट ने करा। साथ ही साथ उन्होंने कुछ वर्कशॉप्स भी अरेंज करनी शुरू करी फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स, कि आप कैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हैं, कैसे आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, कैसे आप और चीज़ें कर सकते हैं। तो बेसिकली मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कुछ नई नई वर्कशॉप्स भी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में लगाई, सो दैट कि लोग इम्प्रेस हो सकें और आगे इसमें काम करें। सो ये तो था जो कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे काम करे। अब हम देखेंगे कि क्या एडवांटेजेस थी या सिग्निफिकेंस थे मेक इन इंडिया के, क्या मेक इन इंडिया कितना मतलब हमारी गवर्नमेंट इतना ज़्यादा मेक इन इंडिया पे फोकस दे रही थी मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो उससे क्या फ़ायदे हुए हैं मेक इन इंडिया से, हमारी कंट्री को क्या फ़ायदे, वो हमारे लिए कितना अच्छा है मेक इन इंडिया अगर सक्सेसफुल हो जाता है, तो वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे क्या ऑब्स्टेकल्स हैं जो कि मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाने में दिक्कत, मतलब इश्यूज बेसिकली, या क्या लिमिटेशंस हैं मेक इन इंडिया की। सो पहले हम देखते हैं क्या एडवांटेजेस हैं और सिग्निफिकेंस है मेक इन इंडिया की। सबसे पहले देख लेते हैं एडवांटेजेस। पहला है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही लॉजिकल भी है। आप इस चीज़ को बहुत बेसिकली, अगर आप मेक इन इंडिया के बारे में समझ पा रहे हैं तो आप ये चीज़ समझ ही पा रहे होंगे कि मेक इन इंडिया से जो मेजर फ़ायदा होने वाला था हमारे देश को, वो होने वाला था एम्प्लॉयमेंट में। तो सबसे पहली चीज़ थी मोर एम्प्लॉयमेंट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जो मेक इन इंडिया करने वाला था वो ये था कि वो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने वाला था और वो बहुत लार्ज अमाउंट पे होने वाली थी। तो बेसिकली अगर देखा जाए कि मेक इन इंडिया एक सक्सेसफुल कैंपेन अभी तक रहा है और फ्यूचर में भी ये बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसने बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है। सो गवर्नमेंट भी इस चीज़ को जानती थी और गवर्नमेंट इसी वजह से इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस पे जोर डाल रही थी कि इसको सक्सेस किया जाए, इसको कैसे तैसे करके कैसे फॉरेन की कंपनीज़ को यहाँ पे लाया जाए, जिससे कि हमारे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो सके। तो पहली चीज़ थी एडवांटेजेस में ये। दूसरा था जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं उन्होंने बहुत ही सोच समझ के इस चीज़ को स्टेप लिया था और उन्होंने एक चीज़ ठान ली थी कि वो चीज़ ये करके दिखाएंगे, वो है अ स्पेशल आइडेंटिफिकेशन ऑन द वर्ल्ड मैप। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं किसी आप किसी देश में जाते हैं, वहाँ पे जाके आप वहाँ के लोगों से मिलते हैं और आपसे कोई बोलता है कि आप कौन से देश से आए हो और आप बताते हो कि मैं इंडिया से हूँ, और वो बताते हैं अच्छा इंडिया, हाँ वी नो दैट प्लेस, वो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं वहाँ, तो इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग हब एंड दिस एंड दैट। सो आप ये बताइए कि आपको कैसा लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, इंडियन होने के नाते हर किसी को ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। सो बेसिकली हमारे जो गवर्नमेंट है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उनका भी यही सोचना था और वो यही चाहते थे कि हमारे देश को पूरे वर्ल्ड मैप के अंदर एक स्पेशल आइडेंटिफिकेशन मिल जाए कि इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द होल वर्ल्ड। पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के लिए ये इंडिया जो है एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुकी है और यहाँ पे गुड्स इजीली मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट चीप रेट्स।
अगर मैं कहूँ कि हमारे देश में सारे के सारे गुड्स बहुत रीज़नेबल हो गए हैं, बहुत सस्ते हो गए हैं, हर एक प्रोडक्ट जो है वो बहुत सस्ता मिल रहा है। आप हर एक इंसान जो है उसके लिए वो प्रोडक्ट जो है अफोर्डेबल हो गया है। एवरीवन कैन परचेज एनी प्रोडक्ट। सो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर किए जा रहे हो। हमारा जो देश है आज के टाइम पे, अगर मैं बात करूँ, हमारा जो देश है वो आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करवाता है। बाहर से यहाँ पे प्रोडक्ट्स आते हैं और वो प्रोडक्ट्स हम यूटिलाइज़ करते हैं। बट जब बाहर से प्रोडक्ट्स आते हैं तो उस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स लगते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़ लग जाती हैं, जिसके कारण से वो महंगे हो जाते हैं एंड वो अफोर्डेबल नहीं रह जाते। सो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, उस चीज़ को अफोर्डेबल की हर एक प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल रेट्स पर आपको मार्केट में इंट्रोड्यूस कराने के लिए, और साथ ही साथ कि सारे के सारे गुड्स जो हैं वो चीप रेट्स पे अवेलेबल हो सके, उस चीज़ को करने के लिए इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट करना बहुत ही ज़रूरी था। और ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एप्पल जो एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड का मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, वो कह रहा है कि मैं इंडिया में अपनी फैक्ट्री लगाऊंगा एंड आई विल मेक फ़ोन्स फ्रॉम इंडिया। आईफोन में का जो वो प्रोडक्शन करेंगे वो इंडिया के अंदर करेंगे। सो अगर ऐसा होता है तो इंडिया के लिए फ़ायदा क्या है कि आईफोन्स के रेट्स डाउन हो जाएंगे फॉर इंडियन, बिकॉज जो टैक्सेस पहले लगते थे इंपोर्ट कराने में वो टैक्सेस कम हो जाएंगे। सो इट विल बी अ गुड थिंग फॉर इंडिया। सो अवेलेबिलिटी हो जाएगी चीप रेट्स पे गुड्स की। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जो देखिए, जब भी गवर्नमेंट कोई काम करती है, जब भी गवर्नमेंट कुछ एक्सपेंडिचर कर रही होती है किसी चीज़ पे, वो बेसिकली जो मेजर ओवरऑल देखती है वो देखती है डेवलपमेंट। सो यहाँ पे भी उन्होंने वही देखा। नेक्स्ट पॉइंट था गेटिंग हाई रैंक इन जीडीपी। गवर्नमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में सोच रही थी। गवर्नमेंट इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब में तो कन्वर्ट करना चाहती थी, बट साथ में वो ये भी देख रहे थे कि इससे इंडिया की जो जीडीपी है उस पर क्या इफ़ेक्ट आएगा। सो जीडीपी को बढ़ाने के लिए भी इस प्रोडक्ट मेक इन इंडिया कैंपेन को सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी था। सो वही यहाँ पे किया जा रहा था। अगला पॉइंट जो था, जो कि बहुत एक अच्छा एडवांटेज था, वो था इंक्रीजिंग एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया वाज द बेस्ट ऑप्शन। आप कहो किसी फॉरेन कंपनी को, किसी फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि आके हमारी कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो वो उस चीज़ को उतना सीरियसली नहीं लेंगे, वो उस चीज़ को नहीं चाहेंगे। बट आप उन्हें कहो कि आप हमारे ही देश में आ करके अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करो, हम आपको सारी की सारे रॉ मटेरियल्स, लेबर, सब चीज़ें चीप रेट्स पे प्रोवाइड करेंगे, सो दैट आपको कोई दिक्कतें ना हो, हम टैक्स में भी आपको कंसेशन देंगे। तो वो कंपनी ज़रूर आना चाहेगी, वो कहेगी हाँ मैं ज़रूर यहाँ पे आऊँगी, मैं ज़रूर यहाँ पे काम करूँगी। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी मेक इन इंडिया वाज वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट था अवेलेबिलिटी ऑफ मोर टेक्निकल एक्सपर्टीज। बेसिकली जैसे जैसे बाहर से लोग आते हैं, वो नई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, तो उसी के साथ साथ हमारे देश के अंदर भी टेक्नोलॉजी का इंक्रीमेंट हो रहा था।
क्यों अगर बाहर से कोई कंपनी आ रही है, वो अपनी टेक्नोलॉजी लेके आ रही है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, तो हमारे जो देश के लोग हैं जो कि उसमें काम कर रहे हैं, जो कि एम्प्लॉयज़ हैं उस कंपनी के, उन्हें भी उस टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज मिल रही है और वो भी उस चीज़ के बारे में सीख रहे हैं. सो बेसिकली अब मोर टेक्निकल एक्सपर्टीज़, ज़्यादा लोग एक्सपर्ट हो रहे थे अपने काम में, और नए क्रिएटिव स्किल्स, इनोवेशंस निकल के आ रहे थे, जिससे कि मेक इन इंडिया बहुत फ़ायदेमंद है. सो दीज वर द सम एडवांटेजेस और सिग्निफिकेंस ऑफ मेक इन इंडिया, जो कि मेजरली यहाँ पे देखे गए. अब हम बात करेंगे कि क्या ऑब्स्टेकल्स थी, क्या लिमिटेशंस हैं मेक इन इंडिया के. आइए उस पर एक बारी बात कर लेते हैं. ऑब्स्टेकल्स और लिमिटेशंस. क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं. पहला पॉइंट है कंपेरेटिवली हाई प्रोडक्शन कॉस्ट. बेसिकली देखिए, होता क्या है कि हम अगर मैं किसी देश में जाऊं और मैं बोलूं कि मैं वहाँ पे अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाला हूँ, तो सबसे पहला काम मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को वहाँ पे एक बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ेगी, या मेरे को एक बिल्डिंग परचेज़ करनी पड़ेगी, और उसके अंदर फिर मैं वहाँ पे मशीन्स सेटअप करूँगा, फिर उसके बाद वहाँ पे कोई काम शुरू हो पाएगा. सो इतना सब करने के लिए मेरे को एक हाई प्रोडक्शन कॉस्ट पे करनी पड़ेगी. एंड वो करने के लिए आज के टाइम पे ज़्यादातर कंपनीज अवॉइड करती हैं. वो कहती हैं कि भाई जब व्हेन आई कैन प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट एट द सेम रेट्स इन अ कंट्री, तो मैं दूसरी कंट्री में जाके वो काम क्यों करूँ. सो अगर प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है ड्यू टू दी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट, या ड्यू टू दी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो बेसिकली होता है, अगर उस कारण से प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है, तो फॉरेन जो कंपनीज़ हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो इस चीज़ को अवॉइड करते हैं. दूसरा आता है एक बहुत ही बड़ा जो लिमिटेशन मेक इन इंडिया का था, जो कि लोग इसके बारे में बोल रहे थे, इज़ वर्ल्ड रेडी फॉर द सेकेंड चाइना. फॉर सेकेंड चाइना. देखिए, ऐसा क्यों बोला जा रहा था और इसके पीछे क्या रीज़न था, वो बहुत बड़ी बात है. आप उसके बारे में समझें. बेसिकली आज अगर हम बात करें चाइना के बारे में, तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर प्रोडक्ट जो हम आज के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, दे आर मेड इन चाइना. जबकि इन ड्यू टू सम इश्यूज ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम एंड ऑल, बहुत हमारे कंट्री के चाइना के साथ इश्यूज भी रहे, उसके बावजूद वहाँ से प्रोडक्ट्स आना बंद भी हो गए. सब कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, ट्रेड इश्यूज हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई. उसके बावजूद भी आज अगर आप कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेने जाते हो, तो आपको वो मेड इन चाइना मिलेगा. सो यही चीज़ बोली जा रही थी कि वी आर ऑल्सो गोइंग विद मेक इन इंडिया, वी आर ऑल्सो गोइंग टूवर्ड्स दैट थिंग. लोग यही बोल रहे थे कि क्या हम चाइना के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, क्या देश चाइना की तरह बनने वाला है, क्या वर्ल्ड रेडी है सेकंड चाइना के लिए. दिस वाज द मेजर थिंग दैट हैज़ बीन सेड फॉर मेक इन इंडिया. सो दिस वाज ऑल्सो अ पॉइंट. फिर था वर्ल्ड इकोनॉमिक सिनेरियो. वर्ल्ड में क्या इकोनॉमिक्स
सिनेरियो है, क्या इंडिया को कंसीडर करा जाता है अच्छा कि नहीं। अगर मैं मेक इन इंडिया से पहले की बात करूं, सो वर्ल्ड वाज नॉट वेरी फेवरेबल टू वर्क विद इंडिया। अब ऐसा क्यों था, क्या था, नहीं हमारे को पता, बट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ जापान एंड अमेरिका हैज़ नॉट येट कम आउट ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस। बेसिकली जापान, जो कि मेजर रोल प्ले करता है इन मैन्युफैक्चरिंग, एंड अमेरिका, जापान आपको पता होगा जो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर है उसमें बहुत ही आगे है। आज के टाइम पे शायद हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सुना ही ना हो, और जापान के जो पीपल हैं दे मस्ट बी यूजिंग इट। सो सेम विद द केस विद अमेरिका। अमेरिका टेक्नोलॉजिकल में शायद जापान से आगे ना हो, बट इन डिफरेंट थिंग्स दे आर मोर मच डेवलप्ड देन चाइना, तो सॉरी जापान। सो बेसिकली ये दो कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में। सो ये दो कंट्रीज़ जो थी, दे वर मेजरली हिट विद द इकोनॉमिक क्राइसिस, और आज के टाइम पे भी दे आर नॉट वेरी वेल, और वो इकोनॉमिक क्राइसिस से अभी तक नहीं निकल पाई हैं, जिसके कारण से वर्ल्ड वाज नॉट वेरी फेवरेबल फॉर द मेक इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट था ब्रोकन ट्रस्ट बिटवीन इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट। एक जो ट्रस्ट होता है गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज़ के बीच में, वो ट्रस्ट हमारा देश के अंदर नहीं रह गया था। वो एक ट्रस्ट मेंटेन नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, बिकॉज ऑफ सम पॉलिसीज़, बिकॉज ऑफ सम लॉज। सो जिसके कारण से मेक इन इंडिया वाज नॉट वेरी एक्सेप्टेबल। जो बाहर की देश की कंपनीज थी वो भी यहाँ पे आकर के दे आर नॉट वेरी कीन फॉर मेक इन इंडिया बिकॉज ऑफ दिस ट्रस्ट इश्यूज़। क्योंकि जो पहले कंपनीज आई हुई थी उनके साथ कुछ इश्यूज़ हुए लॉज में, कुछ पॉलिसीज़ में एंड ऑल। सो इस कारण से वो भी डरी हुई थी, दे आर नॉट वेरी कीन फॉर द इश्यूज़। मेजर प्रॉब्लम जो एक थी वो लास्ट ये पॉइंट है, हम उसके बारे में देख लें। लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन फॉर इंडस्ट्रीज। हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमारी मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रही है, बट बात आती है कि मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे को इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाने होंगे, और इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाने के लिए लैंड कहाँ से आएगी। बेसिकली अगर हम बात करें लैंड की, तो लैंड सिर्फ यहाँ पे जो इंडिया में अवेलेबल है वो कौन सी होगी, एग्रीकल्चरल लैंड। सो फॉर एनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अ लैंड हैज़ टू बी एक्वायर्ड, और वो एग्रीकल्चरल लैंड हो, ऐसे में ये बहुत बड़ा इशू आता है। सो बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं, इज़ इट अ डेवलपमेंट और अ डिस्प्लेसमेंट। हम एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में चेंज हो रहे हैं, हम एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। सो इज़ इट गुड, क्या ये सही है। सो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक लिमिटेशन कह सकते हैं, या ऑब्स्टेकल आप कह सकते हैं मेक इन इंडिया में जो आया। सो दीज वर सम टाइप्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स एंड लिमिटेशंस जो कि मेक इंडिया में रही, आज भी हैं। करंटली बहुत सारी इश्यूज अभी भी हैं जो कि मेक इन इंडिया को उतना सक्सेसफुल नहीं बना पाए हैं। शायद धीरे धीरे करके फ्यूचर में ये और भी सक्सेस हो सकता है। सो दिस वाज द चैप्टर मेक इन इंडिया। इसके अलावा भी आप बुक में देखें तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप उसको पढ़ सकते हैं। बट मेरे तरफ से मेक इन इंडिया का चैप्टर जो है आज ख़त्म हो जाता है। हम बाकी करेंगे कल। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं कल। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स के बारे में है। तो क्या क्या
बिजनेस एथिक्स होते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, उसके बारे में हम करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि ये एक चैप्टर जो है, छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, और मैं कोशिश करूँगा कि वो एक ही यूनिट आपका एक ही लेक्चर में ख़त्म हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।